हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के बारे में। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर क्या होता है? मान लीजिए एक पर्सन है जो कि क्लास में बैठा है और डे ड्रीमिंग कर रहा है। मतलब वो कहीं और खोई हुई है और जैसे ही टीचर ने फिर उससे सवाल पूछा तो वो ब्लैंक है, क्योंकि थोड़े देर के लिए उसका दिमाग वहाँ नहीं था जहाँ उसकी क्लास चल रही थी, वो किसी और सोच में थी। और जैसे ही फिर उससे सवाल पूछा गया तो उसको नहीं मालूम था कि वहाँ पर क्या हो रहा था, क्योंकि उसने कंसंट्रेट नहीं किया और उसका दिमाग कहीं और डिसोसिएट हो गया। और ये एक नॉर्मल डिसोसिएशन है। डिसोसिएशन का मतलब होता है अ टेम्प्ररी डिटैचमेंट फ्रॉम थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड यू। एक थोड़े समय का टेम्प्ररी डिटैचमेंट, अलगाव होना, जो भी हमारे चारों तरफ चीज़ें हो रही हैं उससे डिटैच होना इज़ नोन एज डिसोसिएशन। पर कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के साथ ये ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और इतना मुश्किल हो जाता है और इतनी बार ऐसा होने लगता है कि वो उनके एवरीडे लाइफ में डिसफंक्शन लेके आने लगता है, उनके बिहेवियर में चेंजेस लेके आने लगता है। वो अनअवेयर रहते हैं कि वो कौन हैं और क्या कर रहे हैं, कम्प्लीटली डिसोरिएंटेड रहते हैं, उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या टाइम है। और कई बारी तो खुद की आइडेंटिटी के बारे में भी उनको अवेयरनेस नहीं रहती। मेमोरी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, चीज़ें याद नहीं रहती। जैसे ही वो उस डिसोसिएशन से बाहर आते हैं, उस डिसोसिएशन के एपिसोड से बाहर आते हैं, उनको कुछ भी याद नहीं रहता कि क्या हुआ, क्या किया। तो और ये सारे चेंजेस और डिसफंक्शन एवरीडे लाइफ में आने की वजह से उनको डिस्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस में रहते हैं और उनके वर्क और सोशल फंक्शनिंग में डिसेबिलिटी आ जाती है, और इसको हम बोलते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर इज डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्टर्बेंस इन ऑर्डिनरीली ऑर्गेनाइज्ड फंक्शंस ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस, मेमोरी एंड आइडेंटिटी। जो हमारे नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड फंक्शंस हैं, कॉन्शियसली अवेयर रहना, मेमोरी और हमारी आइडेंटिटी के बारे में हमें पता है कि हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी हमें पता है, हम अवेयर हैं कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, हमारी मेमोरी इंटैक्ट, हमें हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में, प्रेजेंट एक्सपीरियंस के बारे में हमारी मेमोरी इंटैक्ट है। तो ये जो नॉर्मली ऑर्गेनाइज फंक्शंस है, ये इनमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, इसको हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेस। कॉजेस अननोन है, पर ये हमेशा किसी प्रीवियस मेंटल ट्रॉमा से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि नेग्लेक्ट कर देना बचपन में, या चाइल्डहुड एब्यूज़, इससे जुड़ा हुआ होता है। और कई बारी ये नेगेटिव फीलिंग्स या स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अडेप्ट करने का उस पर्सन का एक तरीका होता है, जो वो अननोइंगली करता है, जानबूझ के नहीं पर अननोइंगली करता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। जो डिस्टर्बेंस है वो सडन हो सकता है एकदम से, या फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो प्रोग्रेस करता है। ये यूजुअली टेम्परेरी होता है, थोड़े टाइम के लिए डिसोसिएट होने के बाद वापस से पर्सन अपनी आइडेंटिटी में आता है। रिकवरी इसकी एब्रप्ट होती है, एकदम से हो सकती है। फिर पर ये जो रहता है ये हमेशा किसी ट्रॉमा या एब्यूज़ से जुड़ा हुआ होता है, ये डिस्टर्बेंस। और इस डिस्टर्बेंस की वजह से सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट दिखने लगता है जनरल लाइफ और सोशल फंक्शनिंग में। और जब हम फिज़िकल एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई भी फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी नहीं होती बॉडी में जो कि इन सिम्टम्स को एक्सप्लेन कर सकें। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। फर्स्ट है डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव फ्यूग, डिसोसिएटिव एमनीशिया, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर एंड अदर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। जिसमें से फर्स्ट हम देखेंगे डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर। डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन का मतलब होता है डिटैचमेंट फ्रॉम वन सेल्फ, और डीरियलाइजेशन का मतलब होता है फीलिंग दैट एवरीथिंग अराउंड यू इज़ अनरियल, कुछ भी रियलिटी नहीं है। इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो अपने बारे में
कोई एक मूवी देख रहा है, जो कुछ भी उसके साथ लाइफ में हो रही है वो रियल में नहीं हो रही है, एक मूवी चल रही है और उसके चारों तरफ जो कुछ भी है वो सब एक फिक्शन का कैरेक्टर है, वो सब अनरियल है, ये दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती और वो ये सब चीज़ें एक मूवी चल रही है, ऐसा पेशेंट को फील होता है। जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिस डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन के, उनमें कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। वो सिम्टम्स हैं एलूफनेस, मतलब वो बहुत ही इमोशनली कोल्ड होते हैं, इमोशंस को फील करने में और एक्सप्रेस करने में उनको दिक्कत होती है। उनमें वीक सेंस ऑफ सेल्फ रहता है, खुद के सेंस से वो खुद का एक पॉजिटिव सेंस ऑफ फीलिंग नहीं होती उनमें। रिलेशनशिप्स बनाने में दिक्कत होती है, टाइम प्लेस पर्सन और ऑब्जेक्ट से बहुत ही डिसोरिएंटेड रहते हैं और एक लाइट हेडेड फीलिंग होती है ये सारे सिम्टम्स हमें डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस डिसऑर्डर के बारे में वो ये कि पर्सन खुद से डिटैच हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि जो पूरा सराउंडिंग वर्ल्ड है उसके तरफ चारों तरफ जो भी हो रहा है वो सब अनरियल है, फिक्शियस है और नॉन रियलिस्टिक है और उसको ऐसा लगता है कि वो अपने ही बारे में कोई मूवी देख रहा है। नेक्स्ट है डिसोसिएटिव फ्यूग। डिसोसिएटिव फ्यूग में एक पर्सन अपनी खुद की आइडेंटिटी को भूल जाता है और उसको कुछ भी याद नहीं रहता और एक नई आइडेंटिटी के साथ वो कहीं और चला जाता है, उसको बोलते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग। या तो वो वहाँ से जहाँ उसका घर है, जहाँ उसका काम है, उन सबको छोड़ के अचानक से कहीं दूर चला जाएगा एक नई आइडेंटिटी के साथ। उसको पुरानी आइडेंटिटी के बारे में और उसके पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग। सिम्टम्स हैं डिसोरिएंटेड रहता है, उसको नहीं पता रहता कि वो कौन है, कहाँ है, क्या टाइम है, आसपास की चीज़ें क्या हैं, उससे डिसोरिएंटेड रहता है। वॉन्डरिंग करता है या ट्रैवल करता है, एक किसी नई जगह पे नई आइडेंटिटी के साथ चला जाता है, अपनी खुद की आइडेंटिटी के बारे में कंफ्यूज रहता है। अगर किसी ऐसे पर्सन से उसका नाम पूछे तो शायद वो नाम भी नहीं बता पाएगा क्योंकि उसको अपनी आइडेंटिटी के बारे में कन्फ्यूजन रहता है। वो अपने पास्ट को रिकॉल नहीं कर सकता, उसको जो कुछ भी उसके साथ हुआ है फ्यूग के दौरान, जैसे एक डिसोसिएटिव फ्यूग के दौरान जो कुछ भी उसके साथ हुआ है, जब वो अपनी रियल आइडेंटिटी में वापस आता है उसको कुछ भी याद नहीं रहता कि क्या हुआ, उसने क्या किया, कहाँ आ गया, कौन सी जगह में आ गया, उसको कुछ भी याद नहीं रहता और कोई मेमोरी नहीं रहती उस बारे में जो भी फ्यूग के टाइम हुआ है। इसका कोर्स फ्यू डेज़ और फ्यू मंथ्स तक हो सकता है कि अचानक से डिसोसिएट हो गया, वो अपनी आइडेंटिटी से डिटैच हो गया, नई आइडेंटिटी लेके कुछ दिन और कुछ महीने के लिए कहीं और चला गया और कहीं और जाके नई आइडेंटिटी के साथ रहने लगा। फिर कुछ मंथ्स के बाद जब उसको अपनी आइडेंटिटी में वो वापस आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि वो इतने दिन से यहाँ क्या कर रहा है, क्या टाइम है, क्या प्लेस है, कुछ भी उसको याद नहीं रहता। दिस इज़ नोन एज डिसोसिएटिव फ्यूग। नेक्स्ट है डिसोसिएटिव एमनीशिया। एमनीशिया से हम समझते हैं दिस इज़ अबाउट फॉरगेटिंग समथिंग, या कुछ चीज़ों, कुछ हिस्से को अपनी लाइफ के भूल जाना। डिसोसिएटिव एमनीशिया इज सडन इनएबिलिटी टू रिकॉल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलरली द एक्सपीरियंस स्ट्रेसफुल इवेंट। जो स्ट्रेसफुल इवेंट या ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है उसके बारे में भूल जाना या उससे रिलेटेड कुछ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहना, रिकॉल नहीं कर पाना, दैट इज़ नोन एज डिसोसिएटिव एमनीशिया। टाइप्स, फर्स्ट है लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड में जो ट्रॉमेटिक इवेंट हुई है उसको भूल जाते हैं और उसके आसपास के जो कुछ मंथ्स या ईयर्स होते हैं उसको वो रिकॉल नहीं कर पाता पेशेंट, दैट इज़ नोन एज लोकलाइज्ड डिसोसिएटिव एमनीशिया। यूजुअली हम टीवी सीरियल्स में, मूवीज़ में देखते हैं कि किसी ट्रॉमेटिक इवेंट या एक्सीडेंट के बाद जो एक कैरेक्टर होता है वो अपने कुछ हिस्सों को, कुछ साल को भूल जाता है, कुछ महीनों को भूल जाता है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लोकलाइज्ड डिसोसिएटिव एमनीशिया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे जनरलाइज्ड डिसोसिएटिव एमनीशिया। जनरलाइज्ड डिसोसिएटिव एमनीशिया में ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद पर्सन को कुछ भी पिछला याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता है, ना ही ट्रॉमेटिक और ना ही नॉन ट्रॉमेटिक पास्ट, कुछ भी याद नहीं रहता है उसको अपने पास्ट के बारे में, दैट इज़ जनरलाइज्ड डिसोसिएटिव एमनीशिया।
देन नेक्स्ट है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद जो कुछ भी उसके साथ होता जाएगा वो हर एक न्यू इवेंट को भूलता जाएगा, उसको सिर्फ प्रेजेंट की चीज़ जो उसके साथ हो रही है वही याद रहेगा, उसके अलावा जो कुछ भी रिसेंटली हुआ है वो हर एक इवेंट को भूलता चला जाएगा। देन नेक्स्ट है सिलेक्टिव। सिलेक्टिव में सिर्फ एक सिलेक्टिव स्ट्रेसफुल इवेंट को या ट्रॉमा को वो भूल जाता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था, दैट इज सिलेक्टिव डिसोसिएटिव एमनीशिया। तो डिसोसिएटिव एमनीशिया है इनएबिलिटी टू रिकॉल द पास्ट, पर्टिकुलरली द स्ट्रेसफुल इवेंट जो कि पेशेंट ने एक्सपीरियंस किया है। ये 4 टाइप के होते हैं। लोकलाइज्ड, जिसमें कि ट्रॉमेटिक इवेंट के बारे में कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन या ट्रॉमेटिक इवेंट को पेशेंट भूल जाता है और उसके सराउंडिंग के कुछ मंथ्स और ईयर्स को भी भूल जाता है। फिर जनरलाइज, जिसमें उसको पास्ट का कुछ भी याद नहीं रहता, कम्प्लीटली वो रिकॉल नहीं कर पाता, कोई भी इन्फॉर्मेशन रिकॉल नहीं कर पाता ट्रॉमेटिक इवेंट के बारे में और नॉन ट्रॉमेटिक इवेंट दोनों के बारे में। कंटिन्यूस में जो उसके साथ अब होती चली जा रही हैं चीज़ें, जो भी इवेंट्स उसके साथ होते चले जा रहे हैं वो उसको भूलता चला जाता है और सिर्फ प्रेजेंट याद रहता है। सिलेक्टिव में सिर्फ एक सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन या एक सिर्फ सिलेक्टिव मूवमेंट ही पेशेंट भूलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं। इसमें पर्सन 2 या 2 से अधिक डिफरेंट पर्सनालिटी से डोमिनेट हो जाता है और उनकी तरह रहने लगता है या उनकी तरह एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी की तरह एक्ट करने लगता है। ये 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज़ कोवर्ट एंड सेकेंड इज़ ओवर्ट। तो कोवर्ट क्या है? कोवर्ट सडन और ड्रामेटिक शिफ्ट टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, एक अलग पर्सनालिटी की तरह, एक नए और अलग पर्सनालिटी की तरह बिहेव करना। उस सडन शिफ्ट होता है, फिर अपनी नॉर्मल आइडेंटिटी में आ जाता है, फिर सडन शिफ्ट होता है तो वो एक दूसरे पर्सन की तरह बिहेव करने लगता है और यूजुअली वो अनअवेयर रहता है, यूजुअली वो अवेयर रहता है। कोवर्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में वो अवेयर रहता है कि उसके साथ कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, पर ना ही वो उसको समझ पाए, ना ही वो अपने चेंज ऑफ मूड एंड बिहेवियर को समझ पाएगा और ना ही कंट्रोल कर पाएगा। दैट इज कोवर्ट डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। नाउ व्हाट इज ओवर्ट डिसऑर्डर? ओवर्ट में सडन शिफ्ट होता है 2 या 2 से अधिक वेरी डिफरेंट आइडेंटिटीज़ का, जो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। कोवर्ट में समवट सिमिलर रहते हैं पर एक डिफरेंट पर्सनालिटी होती है, और ओवर्ट में कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही डिफरेंट हो सकते हैं, चाहे वो बिहेवियर में हो, चाहे वो सोच में हो, एज में हो, जेंडर में हो, नेशनैलिटी में हो, टेस्ट में हो, हर एस्पेक्ट से वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए वो एक छोटे बच्चे के आइडेंटिटी में हो, फिर एकदम से बूढ़े के आइडेंटिटी में हो, फिर लड़की के आइडेंटिटी में हो, और कभी इंडियन की तरह बिहेव करे, कभी अफ्रीकन की तरह बिहेव करे। तो बहुत ही एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में या डिफरेंट आइडेंटिटी में पेशेंट शिफ्ट करता है कोवर्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में और कोवर्ट डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में। और ये जो पर्सनालिटी होती है वो कम्प्लीटली जिस टाइम पर ये पेशेंट उसमें डिसोसिएट होता है उस टाइम पर कम्प्लीटली वो उसके बॉडी और माइंड को डोमिनेट कर लेती है, और उसको और इस ओवर्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में पेशेंट कम्प्लीटली अनअवेयर रहता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कुछ शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, मूड और बिहेवियर में चेंज हो रहा है, इस बात से कम्प्लीटली अनअवेयर रहता है। ये बहुत ही रिस्की होता है। सेल्फ म्यूटिलेशन हो सकता है इसमें, या सुसाइडल अटेम्प्ट हो सकता है। सेल्फ म्यूटिलेशन इज सेल्फ हार्म, और सुसाइडल अटेम्प्ट में पेशेंट सुसाइड करने की कोशिश कर सकता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। हो सकता है एक पर्सनालिटी ने कुछ किया हो जिसका एक्यूजेशन जब वो दूसरे आइडेंटिटी में आया हो तब उसके ऊपर लगाया जा रहा है और उसे कुछ भी याद नहीं है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ में जाता है जिसकी वजह से उसकी सोशल लाइफ, वर्क परफॉर्मेंस सब में डिसेबिलिटी आ जाता है। एंड पेशेंट जब उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो कभी किसी और आइडेंटिटी में, कभी किसी और आइडेंटिटी में, उसको कुछ समझ नहीं आता, कुछ याद नहीं रहता, तो ऐसे केसेस में पेशेंट सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। सो दिस वॉज अबाउट डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। 2 टाइप के होते हैं, कोवर्ट एंड ओवर्ट। नेक्स्ट है अदर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। इसमें आता है
ट्रांस एंड पोजेशन डिसऑर्डर और गैंसर सिंड्रोम। ट्रांस एंड पोजेशन डिसऑर्डर कुछ कंट्रीज़ में जैसे कि इंडिया में बहुत कॉमन है, और ये एक टेम्प्ररी, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय टेम्प्ररी लॉस ऑफ बोथ पर्सनल आइडेंटिटी एंड फुल अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग। अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में और अपनी सराउंडिंग्स के बारे में एक कम्प्लीटली अनअवेयर रहना, उसको बोलते हैं ट्रांस एंड पोजेशन डिसऑर्डर। कई बारी ये रिलीजियस रिचुअल के द्वारा कराया जाता है या किया जाता है, और लोग ऐसा मानते हैं कि वो एक कंप्लीट डिफरेंट डाइटी या स्पिरिट के द्वारा उस पर कब्ज़ा कर लिया गया है, या उसको किसी स्पिरिट ने पोजेस कर लिया गया है। तो उसके जो बिहेवियर रहता है, मूवमेंट्स रहते हैं, पोस्चर रहता है, वॉइस रहता है, वो चेंज हो जाता है, एंड दैट इज़ ट्रांस एंड पोजेशन डिसऑर्डर। तो इसमें पर्सन एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने लगता है, उसके पोस्चर, मूवमेंट्स, गेस्चर्स, वॉइस, ये सब चेंज हो जाते हैं, एंड वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने लगता है। दैट इज़ ट्रांस एंड पोजेशन डिसऑर्डर। नेक्स्ट है गैंसर सिंड्रोम। गैंसर सिंड्रोम को हिस्टेरिकल स्यूडो डिमेंशिया भी बोलते हैं, और ये यूजुअली जो प्रिजन में रहते हैं, प्रिजन इनमेट्स, उनमें ये बहुत कॉमन होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वोरबिडन। वोरबिडन का मतलब होता है कि अप्रॉक्सीमेट आंसर देना या गलत आंसर देना, और वो सारे जो आंसर्स हैं वो किसी एक कंडीशन से जुड़े होते हैं या एक क्लू देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर उनसे पूछें कि 4 + 5 कितना होता है, तो वो 10 बोलेंगे। फिर उसके बाद अगर हम पूछें कि 4 + 5 कितना होता है, तो वो 10 बोलेंगे। और अगर हम पूछें कि 7 + 8 कितना होता है, 7 + 1 कितना होता है, तो वो बोलेंगे 9। पर जो ये दोनों आंसर्स है वो गलत है, पर उसमें एक कॉमन चीज़ है कि वो हमेशा +1 करके बोल रहे हैं। तो ऐसा एक क्लू छुपा होता है उनके गलत आंसर के पीछे, और वो हमेशा अप्रॉक्सीमेट आंसर्स देते हैं या गलत आंसर देते हैं विद अ हिडन क्लू इनसाइड, और ये प्रिजन इनमेट्स में कॉमन रहता है। इसे हम गैंसर सिंड्रोम बोलते हैं, और ये कई बारी हैलुसिनेशन के साथ भी प्रेजेंट हो सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर को डायग्नोज कैसे करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई भी फिजिकल एबनॉर्मैलिटी या अंडरलाइंग मेडिकेशंस, ड्रग इफ़ेक्ट्स, सब्सटेंस अब्यूज़ के कारण तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये किसी सब्सटेंस अब्यूज़ या ड्रग इफ़ेक्ट या कोई भी अंडरलाइंग डिसीज़ के कारण नहीं होना चाहिए। तो उसको रूल आउट करने के लिए हम सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस और एग्जामिनेशंस करते हैं। फिर नेक्स्ट है डिसोसिएटिव एक्सपीरियंस स्केल। एक स्केल होता है जिसमें 28 क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चनर की तरह होता है, जिसमें पेशेंट के फीलिंग्स के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में उनसे पूछते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसे फिल करते हैं, ताकि ये समझने के लिए कि पेशेंट कितना डिसोसिएटेड है, या कब कितना कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स में डिसोसिएट हो रहा है, वो डिसोसिएशन एक्सपीरियंस कर रहा है कि नहीं। इसको समझने के लिए हम एक 28 क्वेश्चंस का क्वेश्चनर बनाते हैं, और उसके बेसिस पे डिसोसिएशन को देखते हैं। फिर नेक्स्ट है ICD-10 क्राइटेरिया के बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन से टाइप का डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट में यूजुअली साइको एनालिटिक और साइकोथेरेपी बेस्ट होती है। ड्रग थेरेपी का बहुत ही कम रोल होता है। तो हम देखेंगे कौन कौन सी साइकोथेरेपी या साइको एनालिटिक थेरेपीज़ करते हैं। फर्स्ट है फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन में थेरेपिस्ट पेशेंट को बोलेगा कि वो अपने माइंड में जो भी है, जो भी उसके दिमाग में चल रहा है, तो वो उसको क्लियरली वर्बलाइज करे, चाहे जो कुछ भी हो, किसी चीज़ से रिलेटेड हो या नहीं हो, जो कुछ भी उसके दिमाग में है वो उसको वर्बलाइज करे, ताकि उससे एक एसोसिएशन बना के उसके प्रॉब्लम को या उसके इशू को समझा जा सके। हो सकता है वो अननोइंगली कोई ऐसा क्लू दे दे जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस में एक फोकस्ड अटेंशन का यूज़ किया जाता है, और
उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चल रहा है उसको पता करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट एब्री एक्शन थेरेपी। एब्री एक्शन थेरेपी में पेशेंट को जो उसके साथ ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ होता है उसको रीलिव कराया जाता है, ताकि वो अपनी फीलिंग्स को डिसोसिएट करने की जगह उससे ओवरकम करना सीखे। उसको रीलिव कराया जाता है, जिसमें उसको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए इनकरेज किया जाता है, जिससे वो उसको रीलिव करके उसको एक्सपीरियंस करके आगे बढ़ सके। देन नेक्स्ट है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में एवर्जन थेरेपी आता है, जिसमें पॉजिटिविटी इंड्यूस की जाती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट दे के बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश की जाती है। इसके साथ सपोर्टिव साइकोथेरेपी भी दे सकते हैं। और ड्रग थेरेपी का बहुत कम रोल होता है, पर अगर एंग्जाइटी के सिम्टम्स या डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखते हैं या ओवर एंशियस पेशेंट है तो एंक्सोलिटिस दे सकते हैं। डिप्रेसिव सिम्टम्स दिखते हैं तो एंटी डिप्रेसेंट दे के पेशेंट को काम किया जा सकता है। तो ये थे, दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। तो आज हमने पढ़ा डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के बारे में। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में एक कंप्लीट डिटैचमेंट हो जाता है खुद से फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, और इसके बारे में पेशेंट अनअवेयर रहता है और जानबूझकर नहीं करता है।